Bismillahirrahmanirrahim. So our next topic of discussion is regulation of gene expression in eukaryotes. Prokaryotes में हमने पढ़ा कि gene regulation totally depends on either the nutrient or the environment. Environment और nutrient ही हैं जो gene के expression को regulate करते हैं. कोई metabolite medium में present है, उस metabolite को metabolize करना है, चाहे synthesize करना है या उसको degrade करना है, उसके लिए जो भी स्पेसिफिक सेट ऑफ जीन्स हैं, ऑपेरॉन्स हैं, वो एक्सप्रेस होते हैं. और अगर वो मेटाबोलाइट मीडियम में मौजूद नहीं है या उसकी मौजूदगी ज़रूरी है तो फिर जीन रेस्पेक्टिवली या स्विच ऑन होता है या स्विच ऑफ हो जाता है. लेकिन यूक्रियाट की जो लाइफ है दैट इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द प्रोक्रियाट इन डिफरेंट रिस्पेक्ट. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू लुक एट द सेल पर्टिकुलरली ऑफ द यूक्रियाट, तो इवन सेल की जो मॉर्फोलॉजी है वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू द प्रोक्रियाट. प्रोक्रियाट डज नॉट कंटेन एनी membrane bounded organelles, जबकि यूक्रियाट्स में there are several membrane bounded organelles and there is present some sort of compartmentalization. डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं और हर कंपार्टमेंट का अपना एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है. फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया का अपना स्पेशलाइज्ड फंक्शन है टू प्रोड्यूस द एनर्जी फॉर द सेल. न्यूक्लियस है तो उसका अपना स्पेशलाइज्ड फंक्शन है टू स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द लाइफ फॉर द सेल. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो ट्रांसपोर्ट चैनल्स हैं. गोल्जी बॉडीज हैं जो पैकेजिंग मशीनरी है एक किस्म की. लाइसोसोम्स है जो डाइजेस्टिव सिस्टम है सेल का. तो यूक्रियाटिक सेल में कंपार्टमेंटलाइजेशन है और हर कंपार्टमेंट एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करता है. सेकेंड है टिश्यू डिफरेंशिएशन. प्रोक्रियाट्स में सिंपल सेल्स होते हैं. अमूमन ये सिंगल सेल की फॉर्म में एक्सिस्ट करते हैं. मैक्सिमम इनकी कॉलोनीज होती हैं और लेकिन उसके बावजूद भी इनमें कोई डिवीजन ऑफ लेबर या टिश्यू डिफरेंशिएशन नहीं होता. क्योंकि यूक्रियाट में जो बॉडी है वो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डिफरेंट सेल्स पे कंसिस्टेड होती हैं और इनमें टिश्यू डिफरेंशिएशन होती हैं. डिफरेंट टिश्यूज होते हैं इन केस ऑफ द यूक्रियाट. फॉर एग्जांपल मसल टिश्यूज हैं, नर्वस टिश्यूज हैं, आई के टिश्यूज हैं, बोन के टिश्यूज हैं. तो डिफरेंट टिश्यूज यूक्रियाट्स के केसेस में होते हैं. और लास्ट है डेवलपमेंटल स्टेज. प्रोक्रियाट की लाइफ में किसी किस्म के कोई ऐसे टिपिकल डेवलपमेंटल स्टेजेस नहीं होते, जबकि यूक्रियाटिक लाइफ में डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस एग्जिस्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल राइट फ्रॉम द ज़ाइगोटिक स्टेज, ज़ाइगोटिक स्टेज के बाद फीटल स्टेज है और उसके बाद फिर आफ्टर बर्थ द न्यूनेटल स्टेज है और देन अप टिल द एडल्ट स्टेज लाइफ यूक्रियाट की चलती है. तो डिफरेंट सेट ऑफ जीन डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज के ऊपर एक्सप्रेस होते हैं क्योंकि हर डेवलपमेंटल स्टेज की अपनी एक डिमांड है. इसी तरह टिश्यू डिफरेंशिएशन है, हर टिश्यू की अपनी एक डिमांड है. इसी तरह कंपार्टमेंटलाइजेशन है, हर कंपार्टमेंट की अपनी डिमांड है. तो हर डिमांड के अकॉर्डिंगली जीन एक रेस्पेक्टिव वे के साथ एक स्पेसिफिक पैटर्न के साथ एक्सप्रेस होते हैं. अगर हम डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज की डिमांड पे बात करें तो इसकी एक वेल नोन एग्जांपल जो है वो हीमोग्लोबिन की चेन्स की है. हीमोग्लोबिन की चेन्स डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज पे स्विच होती रहती है. इसमें जो फीटल स्टेज है, फीटल स्टेज में एक डिफरेंट सेट ऑफ हीमोग्लोबिन की जीन्स हैं जो एक्सप्रेस होते हैं. और एट द न्यू नेटल स्टेज एट द टाइम ऑफ द बर्थ एंड आफ्टर फ्यू वीक्स कुछ और चेंजेस जो एक्सप्रेस होती हैं और वो जीन्स जो फीटल स्टेज पे एक्सप्रेस होते हैं वो सुप्रेस हो जाते हैं. इसी तरह एडल्ट स्टेज पे आके कुछ और सेट ऑफ जीन्स हीमोग्लोबिन के जो एक्सप्रेस होते हैं. द रीज़न ये है कि फीटल स्टेज में क्योंकि इंडिविजुअल डायरेक्टली इन इंटरेक्शन नहीं होता टू द इन्वायरमेंट फॉर द ऑक्सीजन, तो अब उस केस में मदर के सर्कुलेटरी सिस्टम से फीटस को ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करना होता है. अब इस केस में ऐसे हीमोग्लोबिन की ज़रूरत होती है जिसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ स्ट्रांग हो. तो फीटस में बनने वाले जो हीमोग्लोबिन की चेंज होती है उनकी एफिनिटी स्ट्रांग होती है. इसी तरह चूँकि एडल्ट स्टेज में या एडोलेसेंट स्टेज में या न्यू बॉर्न के स्टेज में इंडिविजुअल्स जो डायरेक्टली इन इंटरेक्शन होते हैं टू द इन्वायरमेंट और वो डायरेक्टली खुद ही ऑक्सीजन को थ्रू द लंग्स वो ले सकते हैं. तो अब इस केस में स्ट्रांग एफिनिटी वाला ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती. तो
यहाँ पे आके डिफरेंट सेट ऑफ जीन एक्सप्रेस होते हैं और वो जीन जो फीटल स्टेज में एक्सप्रेस होते हैं वो सुप्रेस हो जाते हैं। यूकैरियोट में जीन रेगुलेशन 3 डिफरेंट लेवल्स के ऊपर कंट्रोल होती है। डीएनए लेवल पे रेगुलेशन कंट्रोल होती है जीन की। फॉर एग्जांपल हर टिश्यू के अंदर तमाम सेट ऑफ जीन्स होते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि जो टिश्यू स्पेसिफिक जीन्स हैं वो पर्टिकुलर सेल के अंदर तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो टिश्यू स्पेसिफिक जीन किसी और टाइप ऑफ सेल में नहीं होते। कंप्लीट जीनोम हर टाइप ऑफ टिश्यूज में, हर टाइप ऑफ सेल में कंप्लीट जीनोम का सेट प्रेजेंट होता है, कंप्लीट जीन के सेट प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो टिश्यू स्पेसिफिक जीन्स हैं, दो किस्म की जीन्स होते हैं। हाउस कीपिंग जीन जो हर टाइप ऑफ टिश्यू में एक्सप्रेस हों, और टिश्यू स्पेसिफिक जीन जो सिर्फ एक पर्टिकुलर सेट ऑफ टिश्यू में एक्सप्रेस हों लेकिन दूसरे बाकी टाइप ऑफ टिश्यू में एक्सप्रेस ना हो, और उन्हीं की ही वजह से टिश्यू डिफ्रेंशिएशंस होती हैं। मसल्स के साथ मसल्स नज़र आते हैं और स्किन के स्किन की फॉर्म में नज़र आते हैं। तो अगर किसी पर्टिकुलर टिश्यू स्पेसिफिक जीन ने किसी पर्टिकुलर टिश्यू के अंदर एक्सप्रेस होना है तो वो एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन रीजन के अंदर चला जाता है, और वही जीन किसी और टिश्यू में अगर एक्सप्रेस नहीं हो रहा तो वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव रीजन के अंदर चला जाता है। लेकिन वो जीनोम में जीन मौजूद रहते हैं, जीनोम से वो जीन डिलीट नहीं होते। अगर किसी टिश्यू में एक्सप्रेस अगर उसमें नहीं हो तो वो जीनोम से डिलीट नहीं होते, जीनोम के अंदर ही रहते हैं। लेकिन डीएनए लेवल के ऊपर कुछ रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऐसा होता है जो उसको एक्सप्रेस नहीं होने देता। सेकंड है आरएनए लेवल, यानी ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे जीन की रेगुलेशन, कि हर टिश्यू की, हर डेवलपमेंटल स्टेज की अपनी एक डिमांड है, और एक जीन ने अगर दो डिफरेंट टिश्यूज के अंदर दो डिफरेंट वे से अगर एक्सप्रेस होना है तो वो ट्रांसक्रिप्शन लेवल के ऊपर वो तमाम स्टेप जो ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व है, यानी प्रोमोटर है, पॉली की साइट है, स्प्लाइसिंग्स हैं, ये तमाम प्रोसेसेस हैं जो ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व हैं, इन्हीं के थ्रू ही आरएनए लेवल के ऊपर रेगुलेशन कंट्रोल होती है। और लास्ट पे है प्रोटीन लेवल पे रेगुलेशन, यानी ट्रांसलेशन लेवल पे रेगुलेशन, यानी आरएनए फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक लेवल तक बन जाए, उसके बाद अगर प्रोडक्ट की ज़रूरत हो तो वो आरएनए ट्रांसलेट हो, और अगर प्रोडक्ट की ज़रूरत ना हो तो आरएनए ट्रांसलेट ना हो, यानी आरएनए मौजूद रहे लेकिन प्रोटीन लेवल के ऊपर ट्रांसलेशन जो है वो रेगुलेट हो, कंट्रोल हो। तो the first in the sequence is regulation at the DNA level or the replication level, कि for example एक particular gene है, उसने किसी एक टिश्यू में एक्सप्रेस होना है, दूसरे टिश्यू में एक्सप्रेस नहीं होना, लेकिन जीनोम में उसने एग्जिस्ट रहना है। तो इसमें ये होता है कि जो as we know that के genome in case of the eukaryote always exists in the form of a chromatin, that is a complex of protein and a DNA। तो अगर हम स्ट्रक्चर की सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएं तो सिंपली जो प्रोटीन कंटेंट है, हिस्टोन कंटेंट है, हिस्टोन में कंटेंट बेसिकली डीएनए के साथ रैप अप होके एक न्यूक्लियोसोम का पार्टिकल बनाते हैं, जिसमें एक हिस्टोन ऑक्टामर होता है और इसी हिस्टोन ऑक्टामर पे डीएनए के 2 टर्न्स रैप हुए होते हैं, और जो एक सिंगल यूनिट न्यूक्लियोसोम का बनाते हैं, और ये रिपीटिंग यूनिट ऑफ न्यूक्लियोसोम क्रोमेटिन बनाता है। अब स्ट्रक्चरली क्रोमेटिन कंसिस्ट ऑफ 2 मॉर्फोलॉजी। एक क्रोमेटिन की वो मॉर्फोलॉजी होती है जब क्रोमेटिन लेस कंडेंस हो, टाइटली कंडेंस ना हो, लेस कंडेंस हो, तो उस मॉर्फोलॉजी को यू क्रोमेटिन बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव जितने भी जीन्स होते हैं वो यू क्रोमेटिन पार्ट में होते हैं। और दूसरी मॉर्फोलॉजी इसकी है हेट्रोक्रोमेटिन, जब क्रोमेटिन टाइट कंडेंस कन्फर्मेशन के अंदर हो तो उसको हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं। अब ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव जितने भी जीन्स होते हैं जिन्हें ट्रांसक्राइब नहीं होना होता वो हेट्रोक्रोमेटिन के अंदर होते हैं। अब एक फिनोमिना एग्जिस्ट करता है जो यू क्रोमेटिन को हेट्रोक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन को यू क्रोमेटिन में कन्वर्ट करता है, और ये बेसिकली कंट्रोल होता है थ्रू एसिटाइलेशन एंड डी एसिटाइलेशन ऑफ द हिस्टोन्स, particularly the tail of the histone particles। तो जीन्स हिस्टोन जब डी एसिटाइलेटेड फॉर्म में हो तो चूंकि हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव की इंटरेक्शन की वजह से हिस्टोन टाइटली पैक हो जाते हैं, न्यूक्लियोसोम टाइटली पैक हो जाते हैं और एक कंडेंस स्ट्रक्चर बन जाता है क्रोमेटिन का, यानी हेट्रोक्रोमेटिन पार्ट बन जाता है। अब ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव सेक्शन ने जब एक्टिव सेक्शन में कन्वर्ट होना है, ट्रांसक्रिप्शनल इनएक्टिव मॉर्फोलॉजी ने एक्टिव मॉर्फोलॉजी में कन्वर्ट होना होता है, तो हिस्टोन एसिटाइलेज कॉम्प्लेक्सेस, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम्स, ये हिस्टोन को एसिटाइलेट कर देते हैं। एसिटाइल
ग्रुप को ऐड करते हैं। एसिटाइल ग्रुप नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करता है ओवर द हिस्टोन प्रोटीन्स। अब हिस्टोन प्रोटीन पे जब नेट नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है, डीएनए भी नेगेटिवली चार्ज होता है, तो इट प्रोड्यूसेस अ रिपल्सिव फोर्सेस, जिसकी वजह से टाइटली कंडेंस, टाइटली पैक्ड हेट्रोक्रोमेटिन रिलैक्स कन्फर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और इस रिलैक्स कन्फर्मेशन में कन्वर्ट होने की वजह से प्रोमोटर जीन का एक्सपोज हो जाता है और जीन एक्सप्रेस हो जाते हैं। तो टिश्यू डिफरेंशिएशन एट द डीएनए लेवल में कुछ ऐसा ही फिनोमिना होता है बेसिकली कि ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव जीन्स हेट्रोक्रोमेटिक पार्ट में चले आते हैं, और हेट्रोक्रोमेटिक पार्ट में चले आने की वजह से इनके प्रोमोटर सेक्शन जो है वो हाइड हो जाते हैं। आरएनए पॉलीमरेज को इनकी एक्सेस नहीं होती, जिसकी वजह से वो जीन एक्सप्रेस नहीं हो पाता डीएनए लेवल के ऊपर। सेम जीन जब अपने पर्टिकुलर टिश्यू में जिसमें इसमें एक्सप्रेस होना है, वहाँ उस केस में हेट्रोक्रोमेटिन represent histone particles, histone acetyl हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम उनको एसिटाइलेट कर देते हैं। एसिटाइलेशन की वजह से हेट्रोक्रोमेटिक पार्ट एक यूक्रोमेटिक पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये इस रीजन को ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन बोलते हैं, और जीन का प्रोमोटर एक्सपोज हो जाता है। एक्सपोज होने पे आरएनए पॉलीमरेज कैन गेट द एक्सेस टू अटैच ओवर द प्रोमोटर एंड एक्सप्रेस द जीन। सो डीएनए लेवल के ऊपर रेगुलेशंस क्रोमेटिन रिमॉडलिंग के थ्रू होती है। क्रोमेटिन रिमॉडल होता है फ्रॉम हाईली कंडेंस कन्फर्मेशन टू द लेस कंडेंस कन्फर्मेशन। हाईली कंडेंस कन्फर्मेशन को हेट्रोक्रोमेटिन और लेस कंडेंस कन्फर्मेशन को यूक्रोमेटिन बोलते हैं। और ये क्रोमेटिन रिमॉडलिंग कंट्रोल होती है थ्रू हिस्टोन एसिटाइलेशन एंड थ्रू हिस्टोन डी एसिटाइलेशन। इसी यूक्रोमेटिन ने दोबारा हेट्रोक्रोमेटिन में कन्वर्ट होना है थ्रू क्रोमेटिन रिमॉडलिंग। तो एसिटाइलेटेड हिस्टोन से एसिटाइल रिमूव कर दिए जाते हैं थ्रू द हिस्टोन डी एसिटाइलेज एंजाइम्स। जब ये रिमूव कर देते हैं द हिस्टोन प्रोटीन, दे once again they regain the positive charge, और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने की वजह से अगेन पॉजिटिव ऑन द हिस्टोन एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द डीएनए, दे इंक्रीजेस द इंटरेक्शन, एंड सो इन दिस केस the nucleosome they again highly condense and they make a compact structure. RNA लेवल के ऊपर एज आई डिस्क्राइब इन द प्रीवियस स्लाइड, ट्रांसक्रिप्शन के वो तमाम स्टेप्स जो ट्रांसक्रिप्शन वो कंपोनेंट्स और स्टेप्स जो ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व हैं, वो तमाम रेगुलेट करते हैं जीन के एक्सप्रेशन को एट द RNA। ट्रांसक्रिप्शन के कंपोनेंट्स फॉर एग्जांपल प्रोमोटर है। नॉर्मली वी नो दैट ईच जीन हैज इट्स ओन प्रोमोटर, a single own promoter, but there are certain tissue specific gene which has more than one promoter, और हर different tissues के अंदर different promoter यूज होते हैं, इसलिए उनको alternate promoter बोलते हैं। एक टिश्यू में promoter नंबर 1 यूज होगा, दूसरे में promoter नंबर 2 यूज होता है, and so on. Similarly alternate splicing का फिनोमिना, तो फॉर एग्जांपल एक जीन के मोर देन फॉर एग्जांपल 3 और से 4 एग्जाम्स हैं, और एक टिश्यू में एग्जाम 1, 2 एंड 3 स्प्लाइस इन होते हैं, 4 स्प्लाइस आउट हो जाता है, और दूसरे में फॉर एग्जांपल 1, 2 एंड 4 इन होते हैं, 3 स्प्लाइस आउट हो जाता है। तो एक ही जीन के एक ही ट्रांसक्रिप्ट दो डिफरेंट वे से जब स्प्लाइस हो और दो डिफरेंट आइसोफॉर्म बनाए, तो सच टाइप ऑफ स्प्लाइसिंग इज कॉल्ड अल्टरनेट स्प्लाइसिंग, और ये भी जीन रेगुलेशन की एक फॉर्म। नेक्स्ट इज अल्टरनेट पॉलीएसाइड्स। पॉलीएसाइड बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन में ये साइड यूज होती हैं, एंड सो फार वी हैव स्टडीड दैट ईच जीन as a single polyacid, but practically there are some tissue specific gene which has more than one polyacid. So definitely अगर early present polyacid use होगी तो small transcript will be produced, और अगर later यानी बाद में present polyacid use होगी तो definitely वो section जो polyacid नंबर 1 और 2 के दरमियान present है, वो एक additional section भी transcribe होगा। So in that case दो different isoform बनेंगे एक ही जीन के। So this phenomena also controls the gene regulation. और RNA editing फॉर एग्जांपल एक जीन ट्रांसक्राइब हो जाता है, एक मेच्योर RNA बन जाता है, और दो डिफरेंट टिश्यूज के अंदर वो जीन एक्सप्रेस हो रहा है, और उसके प्रोडक्ट जो यानी प्रोटीन प्रोडक्ट है वो एक टिश्यू में फुल लेंथ ज़रूरत पड़ती है, और दूसरे में फॉर एग्जांपल फुल लेंथ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि शॉर्ट ट्रंकेटेड ट्रांसक्रिप्ट से भी काम चलता है।
तो उस केस में ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड आरएनए में एडिटिंग हो जाती है।